क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात करी जा रही है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम के विचार में मेल खाती है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा उपागम है जो अधिगम के विचार में मेल खाता है, यानी जहां पे मीनिंग मेकिंग लर्निंग हो रही होगी, जहां पे बहुत बेहतरीन लर्निंग हो रही होगी, उसके लिए कौन सा उपागम अच्छा है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत कार्य पत्र को चुपचाप पूरा करने के लिए सौंपना, समूह चर्चा और सहकारी शिक्षण। देखो ये हमारे पास एकदम बेटर ऑप्शन लिखा हुआ है, जहां पे आप आपस में बच्चों में ग्रुपिज्म यानी डिस्कशन करा रहे हो, सहयोगात्मक अधिगम करा है, लर्निंग वहां पे बेटर होगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इजीली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो न्यू प्लेलिस्ट चल रही है, जहां पे हम मॉक टेस्ट के बारे में आपको डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब जितने भी मैं वीडियो दे रहा हूं सभी में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। इससे पहले जो हमारी सीडीपी की पहली वाली प्लेलिस्ट थी, वहां पे हमने टॉपिक बाय टॉपिक मतलब कि हर टॉपिक को एकदम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन इस प्लेलिस्ट में हम सारे के सारे मॉक टेस्ट दे रहे हैं आपको, जो कि बहुत बेहतर है आपके लिए। और आप तैयारी अभी करते रहिएगा, नोटिफिकेशन जस्ट आउट होने वाला है, तो हो सके तो आप तैयारी अपनी बेहतर करते रहिएगा। देखो, तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और हो सके तो नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे, खुद से एनालिसिस करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक तैयारी आपकी अच्छी नहीं हो सकती है ना। चलते देखो, सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, पीपीटी बहुत अच्छे तरीके से बनी है, होप आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आपने सही से पढ़ा। चलिए, ओवरऑल आज कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, सारे क्वेश्चन को एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो नोट्स बनाते रहना, और नहीं तो स्क्रीनशॉट तो मारते रहना कम से कम, क्योंकि होता क्या है, एक टाइम के बाद हमें रिवीजन तो करना पड़ता है ना, क्योंकि जब हम पढ़ के जाते हैं पेपर टाइम पे क्या होता है, हमें एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस टाइम पे जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सार्थक अधिगम में सहायक होगा। इन्होंने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उपागम है, कौन सा ऐसा तरीका है जो लर्निंग यानी मीनिंग मेकिंग लर्निंग जो हो रही होगी, जहां पे अधिगम जो होगा अच्छे से हो रहा होगा, है ना, उसके लिए कौन सा सहायक होगा, कौन सा पॉइंट ऐसा जो पॉजिटिव पॉइंट है। हमसे पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कक्षा में गैर संदर्भित अधिगम को बढ़ावा देना, किसी समस्या पर काम करने के कई तरीकों को प्रोत्साहित करना, रटने की आदत। देखो, रटना जहां पे आ जाए आप तुरंत काट दो, रटना तो है ही नहीं है। हम पढ़ रहे हैं सीडीपी यानी बाल विकास पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, सीडीपी पढ़ रहे हैं यानी बाल विकास पढ़ रहे हैं, जहां पे बच्चा आपको एक्टिव दिखे, आप उस ऑप्शन के साथ जाओ, कभी भी आपका गड़बड़ ऑप्शन होगा ही नहीं, 110% मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो ये तो रोट लर्निंग तो बिल्कुल बेकार हो गई। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए उत्तरों की नकल करना अपने आप में एक नेगेटिव बात है। आपको समझना है आपकी लर्निंग अच्छी कैसे हो सकती है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है ना। तो हमारे पास एक ही बेटर ऑप्शन दिखा हुआ, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि किसी समस्या पर काम करने के कई तरीकों को प्रोत्साहित करना, यानी एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, उसको कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ये मेन बात है ना। देखो, यहाँ पे एकदम पॉजिटिव बात कही गई है कि एक प्रॉब्लम आपके सामने अगर आई है, तो उसको सॉल्व करने के हजारों तरीके हो सकते हैं ना। आप उन पर दिमाग लगाओगे, सोचोगे, समझोगे, तो वहां से लर्निंग आपकी बेटर होगी, आप नई नई चीजों को सीखोगे जब ऐसी कोई समस्या आएगी आपके सामने, है ना। क्योंकि सिचुएशन जैसी जैसी आती रहती है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने नॉलेज को बेटर करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। चलिए, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं कि क्या बात करी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िएगा, और कमेंट में जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, जब छात्र किसी कार्य में अपनी सफलता के लिए अतिरिक्त कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो उनमें भावना का अनुभव होने की संभावना होती। कौन सी भावना की संभावना होती? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है छात्र किसी कार्य में अपनी सफलता के लिए, मतलब किसी भी कार्य में अगर सक्सेस मिली है, तो बालक जो है, यानी क्या लिखा हुआ है, सफलता के लिए अतिरिक्त कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं। छात्र जो होते हैं, मतलब किसी ना किसी वजह से सक्सेस जब होते हैं, तो वो किसी चीज को ठहराते हैं कि मेरी सफलता का रीजन ये रहा है, या इन्होंने मुझे इंस्पायर किया आगे बढ़ने के लिए, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसकी कौन सी भावना की संभावना हो सकती है? शर्म। देखो, जब सफलता मिलेगी तो वहां पे शर्म की बात क्यों आएगी, है ना, गुस्सा क्यों आएगा भाई, चिंता क्यों होगी? यहाँ पे तो प्राउड फील करेगा, कि गर्व महसूस करेगा बच्चा कि मैंने सफलता को पाया है ना। आप टीचिंग ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हो, इतनी समझ तो आपके अंदर होगी कि नॉर्मल से क्वेश्चन आप समझ सकते हो, आसान से एकदम। सीटेट बहुत आसान है, अगर आप एक बार पास कर लोगे, लाइफ टाइम वैलिडिटी है पूरी। केवल आपको 82 मार्क्स लाने, अगर आप जनरल ओबीसी से हैं और जनरल से, तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो हमें गर्व होगा, प्राउड होगा, क्या होगा, प्राउड, ना कि शर्म आएगी और ना ही गुस्सा और ना ही चिंता होगी जब हम सफल होंगे, है ना। चलते फिर, आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात करी गई हमारे।
देखो अब यहाँ पे असर्शन और रीजन की बात करेगी, क्योंकि आपको पता है सीटेट का सिलेबस बहुत दिनों से चेंज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी क्या किया गया है, जो क्वेश्चन है उनके पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है। पहले डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते थे, लेकिन अभी क्या है, एक अभिकथन देते हैं और एक रीजन देते हैं। अभिकथन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट बोला जाता है और फिर उसका एक रीजन दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा आपसे कि दोनों सही है या दोनों गलत है या दोनों एक दूसरे के लिए सही है ना। चलिए स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं कि क्या बात बोली गई है। अभिकथन में लिखा हुआ है कि नई जानकारी सीखने और समझने की प्रक्रिया में भावनाएं अप्रासंगिक होती हैं। देखो यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि जब आप नया नॉलेज बिल्ड करते हो, नई नॉलेज को जानते हो, तो वहां पे आपकी जो भावनाएं, जो फीलिंग्स हैं, वो आपको अप्रासंगिक क्यों करेंगी? वहां पे तो हमारी मदद करेगी भाई। देखो इमोशनल जो है, आपके जो फीलिंग्स है, भावनाएं है, वो अलग थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी नहीं कहते भावनाएं अलग जा रही हैं, आपके थॉट अलग जा रहे हैं, सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है ना। तो आप जब है नई जानकारी को जब गेन कर रहे हैं, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग सारी सारी जिम्मेदार होंगी, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि भावनाएं अलग हो जाएंगी, तो बात गलत भाई, है ना, तो फॉल्स है। तो देखिए कारण में क्या लिखा हुआ है, सीखना पूरी तरह से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है और यह छात्रों की भावनात्मक स्थिति से अप्रभावित है। फिर से वही बात बोल दी गई भाई। संज्ञान आपका, अगर देखो सीखना पूरी तरीके से संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ठीक बात है, आपका संज्ञान बेटर होता है, सीखते हैं, लेकिन ये आप भावनात्मक तरीके से अप्रभावित क्यों है? चीजें अलग नहीं है, ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। भावनाएं आपकी अलग क्यों हो जाएंगी भाई? आप प्रभावित क्यों होंगे? प्रभावित होंगी। जब आप किसी चीज में सफलता पाते हो, दुखी होते हो, सुखी होते हो, तो वहां पे हमारी फीलिंग्स भी वैसी होती है ना, हमारे इमोशंस वैसे होते हैं उनके लिए, है ना। तो ये बातें, दोनों बातें गलत है, यानी ए और आर दोनों गलत है। हम जाएंगे फोर्थ के साथ में। फोर्थ आंसर इज द राइट ओवर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात बोली जा रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बहुत ही बेटर क्वेश्चन है और मैं डेली पर डेली आपके लिए 6 से 7 बजे के बीच में क्वेश्चन ला रहा हूं, मतलब बेहतरीन सेशन के साथ में मैं डेली पर डेली आपके सामने आ रहा हूं। और जब तक आपका सीटेट नहीं हो जाएगा, यानी अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं, लाइक अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं, तब भी आप मुझे कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पे दिक्कत हो रही है। मैं आपके टॉपिक को 100% नेक्स्ट वीडियो में उठा लूंगा, है ना। तो हो सके तो तैयारी अपनी बढ़िया करते रहो यार, टाइम पास बिल्कुल मत करना, क्योंकि टाइम पास करने के लिए बहुत सारे लोग फैले पड़े हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म पढ़ते हैं। तो हो सके तैयारी अपनी अच्छी करो और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, बहुत आसान सा एग्जाम में निकल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम के विचार से मेल खाती है? यानी कौन सी ऐसी गतिविधि है जो क्या बोल रहे हैं कि अधिगम के विचार से मेल खाती है। अधिगम का मतलब होता है आप सीखते हैं जब कुछ, है ना, जब आप किसी रूल रेगुलेशन के थ्रू सीखते हैं तो वो अधिगम होता है। देखते हैं कौन सा यहाँ पे ऑप्शन हमारा बेटर है। देखो हम सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो सीडीपी में कभी कभी क्या होता है, हमको चारों ऑप्शन बेटर दिख सकते हैं, लेकिन हमको बेस्ट के साथ में जाना है। देखो लिखा हुआ है व्यक्तिगत कार्यपत्र को चुपचाप पूरा करने के लिए सौंपना। भाई चुपचाप कार्य करते रहोगे तो कुछ ना होने वाला वहां पे, जब तक आप बातचीत नहीं करोगे, सहयोगात्मक अधिगम नहीं करोगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग नहीं करोगे, तब तक ठीक हो ही नहीं सकता कुछ भी, है। केवल जहां पे केवल आ जाए काट दो, केवल प्रतियोगिता परीक्षाएं कराते रहो, पढ़ाना लिखाना कुछ भी नहीं, केवल टेस्ट लेते रहो। ये क्या पॉजिटिव बात है? गलत बात है। बिना किसी बातचीत के सख्त कक्षा में बैठने की व्यवस्था, बिना किसी बातचीत के सख्त कक्षा में सख्त वातावरण नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आजकल के टीचर को बच्चों के प्रति संवेदनशील होना है, कि बच्चा जैसा हो उसके अकॉर्डिंग अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल उसको प्रोवाइड कराइए, है ना। तो हमारे पास एक ही बचा हुआ है, समूह चर्चा और सहकारी शिक्षण कार्य। यानी अगर आप समूह चर्चा करा रहे हो, आपस में सहयोगात्मक अधिगम करा रहे हो, बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक दूसरे से, तो वहां पे लर्निंग हमारी बेटर होगी और बच्चा हमारा सबसे ज्यादा यहीं पे एक्टिव है। और जहां पे बच्चा एक्टिव हो आप वहीं पे जाओ, कभी भी गड़बड़ आपका हो ही नहीं सकता, है ना। चलते फिर आगे समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। बहुत बेटर क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो मेरे यार, आप जरूर आंसर दे पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, आत्म प्रभावकारिता या किसी कार्य में सफल होने की अपनी क्षमता में छात्र का विश्वास प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन अभी जो पिछला क्वेश्चन कराया था मोटिवेशन वाला, उसी से रिलेटेड है। जस्ट यहाँ पे भी वही बात बोल दी गई है कि किसी कार्य में सफलता पाने के बाद में अपनी क्षमताओं का छात्र जो है विश्वास प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों, किस चीज से वो प्रेरित है बताइएगा। लिखा हुआ है या शिक्षक के समर्थन की आवश्यकता को कम करता है, या संभावना बढ़ाता है कि छात्र अपनी आसानी से हार मान ले। हार मानने की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। छात्र को अधिक प्रयास करने और चुनौतियों में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, मे भी ठीक है। या केवल आ जाए काट दो तुरंत, है ना। या शिक्षक ये भी देखो यहाँ पे पॉजिटिव बात लिखी गई है कि यह छात्र को
अधिक प्रयास और चुनौतियों में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी मोटिवेशन है, यानी प्रेरणा का मतलब है कि जब अगर आपको कोई बाहर से क्या नाम मोटिवेट करता है तो हम थोड़ा सा अपने कार्य के प्रति और ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं कि नहीं भाई मुझे करना है, सक्सेस हो सकता है आज नहीं तो कल मुझे मिल जाएगी पर मुझे कार्य करना है ना। तो हमारे पास ये बेटर है कि मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन टॉपिक हम पहली वाली प्लेलिस्ट में दे चुके हैं आपको, पूरा पूरा अभिप्रेरणा टॉपिक जाके आप सीटेड बाय अमित सिंह करके डाल पढ़ लीजिएगा, पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। फिलहाल के लिए अगर आपको समझ में आ ही रहा होगा कि प्रेरणा का मतलब है अगर आप पे अपने आप पे आपको भरोसा है, अपने आप पे विश्वास है और दूसरों की प्रेरणा लेके हम दूसरे का अनुकरण करके आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपने कार्यों में सफल जरूर होंगे, है ना। तो हमारे पास जो है थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से आपसे एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताइए इसमें क्या बात बोली गई है। देखो स्टेटमेंट पढ़िएगा और जवाब जरूर देने की कोशिश कीजिए कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और बताइए अभिकथन में लिखा हुआ है स्कूलों में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भ से अलग होना चाहिए। भाई ये कैसी बात बोल दी गई यहाँ पे, एकदम गलत बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कूलों में अधिगम जो है यानी लर्निंग जो है बच्चों की क्या कैसी होनी चाहिए, सामाजिक संदर्भ से अलग होनी चाहिए। ये बात गलत है अपने आप में, क्योंकि हमें पता है चाहे एनईपी की बात करी जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी बोला है क्लास 5th तक या क्लास 8th तक बच्चे की मातृभाषा में पढ़ाओ। जैसे बच्चा समझता हो उसकी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करो, उसकी भाषा में सिखाने की कोशिश करो, बच्चा जल्दी समझता है। अब सामाजिक संदर्भ यानी जिस समाज से बच्चा आया हुआ है, जिस इन्वायरमेंट से बच्चा आया हुआ है, जिस अपने घर परिवार की भाषा सीख के जो भी अपने घर से लाया हुआ है, उसके संदर्भ को छोड़ के अगर आप अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाओगे तो बच्चा कहां से सीखेगा। ये बात अपने आप में बिल्कुल गलत बात है। हो सके तो बच्चे की मातृभाषा में सिखाने की कोशिश करो, है ना। उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं करना आपको कुछ भी। तो ये तो बात गलत हो गई हमारे पास। कारण देखते क्या लिखा हुआ है। बच्चों के स्कूल में प्रवेश करने से पहले उनके पास पहले से ही एक अच्छी तरह से परिभाषित शब्दावली और अवधारणा की समझ होती है। देखो यहाँ पे क्या बात बोल दी गई कि बच्चे स्कूल में आते हैं तो उससे पहले उनके पास बहुत अच्छी समझ होती है, बहुत अच्छी अवधारणा होती है, परिभाषित शब्दावली होती है, उनको बहुत अच्छी परिभाषाएं आती हैं। बच्चा स्कूल गया ही नहीं, उसको सारे कॉन्सेप्ट भी आ गए, बिना पढ़े उसको सब कुछ आ गया। भाई ये कैसी बात है, तो अपने आप में रॉन्ग है ना। जब बच्चा स्कूल जाता है तब वहां पे सीखता है सारी चीजों को कॉन्टेक्स्ट में, है ना, बढ़िया तरीके से। अब स्कूल जाने से पहले उसको सब कुछ आ जाएगा तो वहां जाने की जरूरत ही क्या है, घर में पढ़ लेगा सब कुछ। तो दोनों बातें गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। हम जाएंगे फोर्थ के साथ में, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलते हैं आगे, समझते ही देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात बोली गई है। पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 को और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक बात है, विकास जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। विकास कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यह सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं है। ठीक बात है, कोई बच्चा जल्दी बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा रह जाएगा, किसी की हाइट जल्दी बढ़ जाएगी, कोई मोटा जल्दी हो जाएगा, किसी की आईक्यू लेवल ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, कोई समझदार होगा, कोई वीक होगा। तो सारी बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। डेवलपमेंट की प्रक्रिया सतत है, लेकिन ये सभी लोगों में सेम नहीं हो सकती। आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अवधारणा को सबसे अच्छी तरीके से समझाता है। यानी इन चारों उपागम में से, चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस बात को सबसे ज्यादा स्पष्ट करता है कि डेवलपमेंट जो है यानी विकास की प्रक्रिया जो है वो सभी में सेम नहीं होती। चलिए ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है प्रत्येक बच्चे के लिए सभी क्षेत्रों शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक में विकास समान दर से होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 भाई हैं तो चारों भाई की हाइट एकदम सेम होगी, उनका आईक्यू लेवल, उनका संज्ञान, उनकी भावनात्मक यानी उनकी भावनाएं, फीलिंग्स सब सेम होंगी। एकदम गलत बात है, सभी में समान हो ही नहीं सकती, है ना। ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि विकास एक अनुक्रम का अनुसरण करता है, लेकिन बच्चों में गति और डिग्री में भिन्न हो सकता है। देखो ये बात एकदम बेटर दी गई है यहाँ पे कि विकास अनुक्रम का अनुसरण करता है। ठीक बात है, यानी बच्चा पहले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर एक एडल्ट बनेगा, फिर वो धीरे धीरे वयस्कता की ओर बूढ़ा होता चला जाएगा इंसान, है ना। तो ये एक अनुक्रम है, क्या है, ये एक अनुक्रम है। और विकास जो होता है अनुक्रम का अनुसरण करता है। सभी में पहले बच्चा बड़ा ही होता है, पहले ऐसा तो नहीं बच्चा बूढ़ा हो जाएगा फिर छोटा हो जाएगा, है ना। रिवर्स कंडीशन थोड़ी ना यहाँ पे। तो वही बात बोली जा रही है कि ये अनुक्रम तो है, लेकिन सभी बच्चों में गति और डिग्री में भिन्न हो सकता है ना। कभी किसी की हाइट कम बढ़ेगी, कभी किसी की ज्यादा बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन हमारे पास एकदम बात सही करी गई है। फिर भी हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या बात बोल रहे हैं नेक्स्ट में। देखो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि सभी बच्चे अपने पर्यावरण या आनुवंशिकी के बावजूद एक ही समय में विकासात्मक विशेष उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल गलत बात गई है। लिखा हुआ है कि सभी बच्चे अपने पर्यावरण आनुवंशिकी के बावजूद, बावजूद क्यों कहा गया, ये बात एकदम गलत हो गई बावजूद, क्योंकि हमें पता है कि विकास जो होता है वो पर्यावरण और आनुवंशिकी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर हम विकास करें, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये एनवायरमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होता है। इनको छोड़ करके आपका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, है ना।
जो हेरिडिटी को पियाजे ने इंपॉर्टेंस दी हुई है और इन्वायरमेंट को वाइगोत्स्की ने इंपॉर्टेंस दी हुई है ना, तो ये बात तो गलत हो गई। अब लिखा हुआ है विकास केवल जैविक कारकों में माध्यम से होता है, जैविक केवल हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस दिया गया, एनवायरमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो गलत बात हो गई, ये तो गलत हो गया अपने आप में। हमारे पास एक ही बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर, जहां पे बोला गया है कि डेवलपमेंट चलता तो अनुक्रम में है लेकिन वो अलग अलग सभी में होता है, तो ये ऑप्शन सबसे ज्यादा मात्रा में इस बात को स्पष्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 को। चलते भी नेक्स्ट पे समझते हैं कि आगे क्या बात बोली गई है। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा, और ना आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो प्लान करेंगे। चलिए, जहां पर भी आपको दिक्कत हो, जहां पे कोई सा टॉपिक अगर आपको समझ ना आ रहा हो, चाहे आप हिंदी पेडोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे आप गद्यांश पद्यांश पढ़ रहे हो, चाहे आप सीडीपी पढ़ रहे हो, सीडीपी पेडोलॉजी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप कमेंट करिए, हम उसी वीडियो को नेक्स्ट बना लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या बात बोली गई। लिखा हुआ है विकास के कारण शुरुआती किशोरों के हाथों और पैरों में विकास की गति प्रमुख होती है। अभी कौन सा क्रम है, यहाँ पे कौन सी बात बोली गई है कि विकास के कारण, डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो होती है उसके कारण किशोर जो एडल्ट होते हैं, किशोरावस्था की बात करी जा रही है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कितनी वर्ष से, वैसे तो कितनी है 11 से कितनी बोली गई है किशोरावस्था के, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग चले तो इन्होंने बोला है 10 से 19 वर्ष, वैसे कितनी है 11 से 18 वर्ष बोली गई है ना। तो किशोरावस्था में कह रहे हैं कि हाथों और पैरों के में विकास की गति प्रमुख होती है। कौन सी, क्या ये समीपस्थ है, व्युत्क्रम, सिरोध पदोन्मुखी है, या सिरोध पदोन्मुखी है, या सिरोध है केवल। देखो ये ऑफिशियल आंसर की है, ये व्युत्क्रम सिरोधोन्मुखी है। क्या है ये, व्युत्क्रम सिरोध पदोन्मुखी है। ये हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ में, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। इस सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की मैं अपने पास से आपको कुछ भी बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है। देखो अभी सारे वीडियोस में, सभी वीडियोस में हम ओवरऑल 15 क्वेश्चन को डिस्कस करें ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो, है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि समकक्ष स्वीकृति पहलू में जिन बच्चों को कभी कभी, क्या लिखा हुआ है, कभी कभार, क्या लिखा है यार, टाइपिंग मास्टर भी कभी कभार क्या ही कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, समकक्ष स्वीकृति पहलू में जिन बच्चों को कभी या कभी कभी मान लीजिए ही सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चुना जाता है, उन्हें क्या कहते हैं। यानी कभी कभी लिख दीजिए, यहाँ पे देखो कभी कभार लिख दीजिए। मान लीजिए कह रहे कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा स्कूल है मान लीजिए जहां पे जो नकारात्मक या सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चुना, यानी एक ऐसे बच्चे हुए हैं वहां पे, यानी समकक्ष स्वीकृति पहलू में जिन बच्चों को, यानी ऐसे मान लीजिए क्लासरूम है और उस क्लासरूम में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको चाहे अच्छे तरीके से देखा जाए या बुरी तरीके से देखा जाए, उनको कभी कभार ही उन एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि ऐसी क्लासरूम या ऐसे बच्चे हैं जहां पे उनको कभी कभारी, मतलब अगर उनमें अच्छाई देखी जाएगी तब भी उनको कभी कभारी नोटिस किया जाएगा, बुराई देखी जाएगी तब भी उनको कभी कभारी नोटिस किया जाएगा, वैसे हमेशा उनको नोटिस नहीं किया जाएगा। ये क्या हो सकता है, ये कैसे बच्चे हो सकते हैं, ये उपेक्षित बच्चे हैं, विवादास्पद बच्चे हैं, लोकप्रिय बच्चे। लोकप्रिय क्यों होंगे, लोकप्रिय होंगे तो उनको हर समय एक्टिविटी में मौका दिया जाएगा। अस्वीकृत बच्चे हैं, नहीं, ये जो है उपेक्षित बच्चे हैं, यानी इनका उपहास, यानी इनकी उपेक्षा की जा रही है। कैसे की जा रही है, ये उपेक्षित बच्चे हैं कि इनको हतोत्साहित किया जा रहा है। कैसा हतोत्साहित किया जा रहा है, ये उपेक्षित बच्चे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल बात बोली गई थी कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना तो सही तरीके से देखा जा रहा है और ना तो गलत तरीके से देखा जा रहा है, उनकी इमेज ही खराब हो चुकी है ना। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अभी आगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात बोली जा रही है। लिखा हुआ है निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। अब देखो यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। कौन सा पॉइंट जो है बढ़ावा नहीं देता, हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा, गलत पॉइंट कौन सा है वही आपको डिसाइड करना है। पढ़ते हैं सारे 3-4 ऑप्शन। लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में कि विभिन्न संस्कृतियों के गतिविधियों का आयोजन करना। आगे से है, देखो ये बात तो ठीक है कि विभिन्न संस्कृतियों की गतिविधियों का आयोजन करना ठीक बात है, और विभिन्न मतलब डिफरेंट टाइप के जगहों से बच्चे जो आए हैं उनके प्रति अनुकूलित रहना और उनकी संस्कृतियों को अपनाना, उनकी गतिविधियों को कराना, उनके साथ में रहना, ये बात गलत ठीक बात है ये। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, ठीक बात है। विद्यार्थी जो घर से लेके आए हैं उनके एक्सपीरियंस जो है उनको बढ़ाओ, उनको आगे ले जाओ। ऐसा नहीं करना जो बच्चा घर से लाया उसको बंद करा दो, नहीं भैया ये भाषा नहीं बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे तो हमारी लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करो, ये बात गलत है ना। हम मतलब ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे बात सही बोली गई, भाई जो विद्यार्थी घर से लेके आया है उसको हमें आगे ले चलना है ना। वो कह रहे हैं कि अनुभवों को साझा करते, जो एक्सपीरियंस बच्चा घर से ले आया है उनको आगे बढ़ाओ, तो ये बात ठीक है।
केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाओ, हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व उन्हें सम्मान देना, यानी विद्यार्थी जिस पृष्ठभूमि जिस बैकग्राउंड से आया है उन सभी को स्वीकारना और उन सभी को सम्मान दिलाना। ठीक बात है, ये बात भी एकदम पॉजिटिव बात है। लेकिन हमारे पास एक ही गलत बात है। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाना, जो अच्छी संस्कृति से बच्चे आए हुए हैं या उन्हीं के त्योहारों को मनाना, बाकी त्योहार नहीं मनाने हैं। ऐसा क्यों करना है आपको, है ना? तो ये बात एकदम गलत भाई मेरे। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर ओवर हियर, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिखा हुआ है कि थर्ड आंसर जो है वो एकदम गलत है। चलिए, यही पूछा गया था हमसे। आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है। पढ़िए जरा, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्या बात बोली जा रही है। देखो, लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, लिखा हुआ है विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? क्या वो समावेशन है, नामीकरण है, प्रतिस्पर्धा है, बहिष्करण? देखो, बहिष्करण की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, प्रतिस्पर्धा की कोई बात ना, तो इसमें पृथक्करण यानी सेपरेशन की कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे समावेशन की बात हो रही है कि विभिन्न, देखो लिखा हुआ है विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना, यानी हर प्रकार का विकल्प दे रहे हो उन्हें, है ना? तो ये क्या है? समावेशन है। क्या है? समावेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। देखो, अब यहां पे क्या बात करी गई? लर्निंग डिसेबिलिटी से बात करी गई, यानी अक्षमताओं से बात की, बच्चे के अंदर विकार क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है वो जो जूझ रहे होते हैं, यानी पाठ जो होता है, चैप्टर जो होता है, उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अब पठन संबंधी विकार है बच्चे के अंदर, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग अक्षमता है उनके अंदर, कि कौन जो जहां पे बच्चे को क्या हो रहा है? पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मतलब पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में दिक्कत हो रही है। अगर उसके अंदर कैलकुलेशन करने से प्रॉब्लम होती तो हम जाते गुणज से, तो ये तो गलत हो गया। कैलकुलिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है कैलकुलेशन से। श्रवण से कोई बात हो नहीं रही यहाँ पे, लेखन से वैकल्प से कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे पठन वैकल्प से बात हो रही है, यानी पढ़ने में दिक्कत आ रही है बच्चे को। कहां दिक्कत आ रही? पढ़ने में। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार सारी जो प्लेलिस्ट जितने भी, देखो पिछली वाली जो प्लेलिस्ट है वहां पे हमने 47 वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है, देखो अगर आप वो प्लेलिस्ट देख लेंगे तो वहां पे सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस प्लेलिस्ट में क्या है, आपको मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं कि आप पीवाईक्यू देख लीजिए, बढ़िया से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? यानी सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष एक ऐसा क्लासरूम है जहां पे सामाजिक रचनावादी, यानी ऐसी क्लासरूम जो बहुत ही बेहतर क्लासरूम है जहां पे समाज को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कल्चर से बच्चे आए हुए हैं, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष है, वहां पे मूल्यांकन का तरीका क्या होगा? क्या तरीका होगा? वस्तुनिष्ठ, क्या उन पे आप बहुविकल्पी प्रश्न पूछे, सहयोगात्मक परियोजनाएं कराएं, मानकीकृत परीक्षाएं कराएं या मानक संदर्भित परीक्षाएं कराएं? ये बातें एकदम गलत हैं। जहां पे ऑप्शन नंबर दिख जाए सहयोगात्मक परियोजनाएं, जहां पे बच्चे आपस में सहयोग कर रहे हो, वही हमारे पास एकदम बेटर होगा। जैसे मान लीजिए आप 4 बच्चों को एक साथ बिठा दिया जाए, जब आप चारों आपस में एक टॉपिक पे डिस्कस करोगे तो वहां पे हमारी लर्निंग बहुत ज्यादा बेटर होगी, है ना? हम अपने थॉट प्रोसेस को जान पाएंगे कि हमारे माइंड में क्या है, उनके माइंड में क्या है, इससे हमारी लर्निंग बेटर होगी और यहीं पे हम सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे, है ना? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बात बोली जा रही है। देखते हैं अभी आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं कि देखते हैं कि क्या बात यहां पे कही जा रही है। बहुत ही बेटर क्वेश्चन है, आई होप आप जवाब जरूर दे पाओगे, मुझे लगता है। देखो, लिखा हुआ है शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? यानी विद्यार्थी जो होते हैं उनका टेस्ट लेना क्यों जरूरी है, उनकी परीक्षाएं कराना क्यों जरूरी है, आकलन का क्या उद्देश्य है, मतलब हम क्यों जांच रहे हैं बच्चे के आकलन को, क्यों जांचना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या? देखो, एक सिंपल बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बच्चे का हम टेस्ट नहीं लेंगे, अगर बच्चे के हम परीक्षाएं नहीं कराएंगे, तो हमें यह पता नहीं चल पाएगा कि बच्चा कितने पानी में है, मतलब हम उसका आकलन करने के लिए कमी कहां पे रह गई है, इसलिए हम टेस्ट लेते हैं, है ना? ताकि हम ये तो जान पाए कि बच्चे में कमी कहां रह गई और हमें क्या सिखाने की जरूरत है ना? चलिए, ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। मे भी अच्छा ऑप्शन है। शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में एक कार्य को पूरा करना,
रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना, कक्षा में समान योग्यता वाले समूह, देखो समूह नहीं बनाने आपको सभी को एक साथ बिठाना है, आपको सेपरेशन नहीं करना, आपको अलग अलग नहीं बिठाना है। हमारे पास एक बेटर दिखा हुआ है कि अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना, यानी किस तरीके से हमको पढ़ाया जाए, है ना। जब हम आकलन करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि कमी कहां पे रह गई है। अगर आपको असफलता बार बार मिल रही तो आपको ये समझ में आता होगा कि कौन से कहीं हमें सीडीपी में दिक्कत हो रही है, या हिंदी में दिक्कत हो रही है, या इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, या साइंस में दिक्कत है। हमें पता चल पाएगा कि हमारे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, है ना। तो ये होता है। तो ये अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार कर पाओगे इससे, और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित कर पाओगे, यानी अपने आप को और संशोधित करोगे, जिन चीजों में कमी रहेगी उनमें और प्रयास करोगे ताकि आप जल्दी सफल हो जाएं, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलते हैं लास्ट पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बात बोली गई। लास्ट क्वेश्चन है, जवाब तो आप जरूर दे पाओगे मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िएगा और बताइए यहां पे क्या बात बोली जा रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। यानी यहां पे क्या बात बोली जा रही है कि एक प्राथमिक कक्षा का यानी प्राइमरी लेवल की क्लासरूम में है, जहां पे बात की जा रही है शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार को मार्गदर्शन देती है। यानी जब हम खुद से बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, कभी कभी हमारे सामने कोई नहीं होता है तो हम खुद में बड़बड़ाने लगते हैं, अपनी बातों को खुद में ही शेयर करने लगते हैं। तो ऐसे को खुद से बात जो करते हो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, नकारना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, प्राइवेट स्पीच जो होती है, जब हम खुद से बातें करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारा संज्ञान और बेटर होता है, हमें एक दिशा मिल पाती है, हमें एक राह मिल पाती है कि हम अपने आप में डिसीजन ले पाते हैं। चलिए, तो इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, नकारना चाहिए। इसे इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। दंडित क्यों करोगे भाई, दंडित तो करने नहीं, डब्ल्यूएचओ ने साफ बना रखा है कि आपको बच्चे को मुर्गा मुर्गी मारना नहीं है, वरना आप पे एक्शन ले लिया जाएगा, है ना। नकारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ये है प्राइवेट स्पीच। और इसके बारे में वैगोस्की ने बताया हुआ है कि जब बच्चा खुद से बात करता है, अपने आप से बात करता है, तो वहां पे उसका संज्ञान बेटर होता है और उसको जो है एक राह, एक डिसीजन, एक दिशा मिलती है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलते हैं, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ ही गए होंगे मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि कहीं पर भी आपको दिक्कत आई होगी। ओवरऑल 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, आउट ऑफ 15 आपने कितने सही किए वो आप मुझे कमेंट में जरूर बता के जाएंगे, ताकि मेरा भी एक मोटिवेशन बढ़ सकेगा कि हाँ आपने कुछ समझा है। चलिए, ये जरूर बता के जाइए कि आपने कितना आउट ऑफ 15 सही किया। अगर आपने सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।